अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये आपके सिलेबस का सेकंड मेन टॉपिक है जो कि इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। द फर्स्ट वन वाज द अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसकी सारे पार्ट्स हम कवर कर चुके हुए हैं। उसकी प्रिंसिपल, उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन, क्या फैक्टर्स उसको गवर्न करते हैं, क्या कंडीशंस उसके लिए ख्याल करनी पड़ती हैं फॉर द ऑप्टिमम रिजल्ट्स, और वो सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज़ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? अगर हम इंट्रोडक्शन को देखें तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम ही जाहिर कर रहा है इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट है। हमने सबसे पहले अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में डिस्कस किया था। उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के। अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन के बाद जो नेक्स्ट रीजन आता है वो इंफ्रारेड रीजन का आता है। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में इंफ्रारेड रेडिएशन की लाइट यूज़ होके आप अपने कंपाउंड की एनालिसिस करने जा रहे हैं। इसमें क्या कंपाउंड का क्या एनालाइज हो रहा होता है? इसमें हम फंक्शनल ग्रुप अपने कंपाउंड्स का एनालाइज कर रहे होते हैं, यानी कि कंपाउंड में जो जो फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हैं उनकी एनालिसिस के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इस्तेमाल की जा सकती है। अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या डिटरमाइन करी होती थी? कॉन्जुगेशन इन अ मॉलिक्यूल, यानी कि जहाँ जिस भी मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन मौजूद होगी, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा, वो क्रोमोफोर होंगे या कोई नया ऑक्सोक्रोम आकर उसके साथ अटैच हो होगा, नया क्रोमोफोर डेवलप हो होगा। इन शॉर्ट सारी कॉन्जुगेशन की स्टडी वो अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से हो रही होती है। फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है? आइदर कीटोन है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक है, जो भी फंक्शनल ग्रुप मौजूद है उसकी एनालिसिस इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से होती है। अल्ट्रावायलेट विजिबल रेडिएशन में हमारे पास कौन सी सोर्स हो रही थी? उसी रेंज की, उसी वेवलेंथ की लाइट सोर्स यूज़ हो रही थी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास इंफ्रारेड रेंज की लाइट सोर्स यूज़ हो रही होगी, यानी कि वो लाइट सोर्स यूज़ होगी इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो कि इंफ्रारेड रीजन की लाइट इमिट करे। अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी दोनों एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में आते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है मॉलिक्यूल, और उस एब्जॉर्प्शन के बाद वो अपने कंपाउंड की उसके अकॉर्डिंगली जो कंपाउंड में आइदर कॉन्जुगेशन है या जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करता है आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट। तो इस वजह से हम अगर इसको इन दोनों टेक्निक्स को मेनली अगर इनका क्या नाम है, मेन जो मेन कैटेगरी है जिसमें ये दोनों टाइप्स फॉल होती हैं वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में फॉल होती हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है? वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का दूसरा नाम क्या लिया जाता है? वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास क्या हो रहा होता है, इसमें आपका मॉलिक्यूल जब लाइट से इंटरैक्ट करता है तो उसकी में जो बॉन्ड्स मौजूद हैं वो वाइब्रेट या रोटेट हो रहे होते हैं। वो वाइब्रेशनल या रोटेशन की वजह से आप उसकी वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी को डिटेक्ट करके आप उसके फंक्शनल ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि हर फंक्शनल ग्रुप का जो बॉन्ड है वो डिफरेंट एनवायरनमेंट जो बॉन्ड डिफरेंटली वाइब्रेशनल एनर्जी पे बिहेव करता है, यानी कि वो डिफरेंट वाइब्रेशनल एनर्जी पे वाइब्रेट करेगा। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द बॉन्ड बिलोंगिंग टू अ मॉलिक्यूल, जो भी एनर्जी जिस भी वेवलेंथ की एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इंफ्रारेड रीजन के दरमियान में से मॉलिक्यूल को एक्साइट करने के लिए, एंड देन टू मेक दम वाइब्रेट विद मोर एम्पलीट्यूड, क्योंकि वाइब्रेशनल एनर्जी आपके पास ऑलरेडी मॉलिक्यूल में मौजूद है। अब वो एनर्जी मिलने की वजह से उसको एक्साइट होगी और वही वाइब्रेशनल एनर्जी विद मोर एम्पलीट्यूड जब वाइब्रेट होगी वो आप इंफ्रारेड रीजन में हो रही है, और उसको हम डिटरमाइन कर लेते हैं अपने
अपनी टेक्निक के थ्रू, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हम वो वाइब्रेशनल एनर्जी जो कि मोर एम्पलीट्यूड के साथ हो रही है आपके मॉलिक्यूल में आफ्टर गेटिंग द एनर्जी फ्रॉम अ सोर्स, वो जो वाइब्रेट मॉलिक्यूल हो रहे हैं उनको हम डिटरमाइन करके उसके फंक्शनल ग्रुप की इंटरप्रिटेशन करते हैं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का। क्या बेसिक है इंफ्रारेड रेडिएशन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इनका जो पार्ट है इंफ्रारेड रेडिएशन, वो आपके यहाँ पे एज अ सोर्स इस्तेमाल हो रही होगी, जाके आपके मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगी, उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी को बढ़ा देगी, उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी को एक्साइट कर देगी, जो उसके अंदर एटम्स हैं उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी को एक्साइट कर देगी। उस एक्साइटेशन की वजह से वो आपकी डिटेक्ट हो जाएगी इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक के थ्रू, जिसकी मदद से हम उसमें मौजूद डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि हर फंक्शनल ग्रुप एट डिफरेंट वाइब्रेशनल एनर्जी पे वाइब्रेट करता है। तो वो उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है। कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट क्या मतलब, जैसे कि लैम्डा मैक्स कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट था अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कि हर मॉलिक्यूल एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे लैम्डा मैक्स देगा, यानी कि मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस देगा। इसी तरह से इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में कैरेक्टरिस्टिक वाइब्रेशनल एनर्जी होती है हर फंक्शनल ग्रुप की, कि इस स्पेसिफिक वाइब्रेशनल एनर्जी पे ही ये फंक्शनल ग्रुप वाइब्रेट करेगा, जिसको हम नोट करके अपने जो स्टैंडर्ड टेबल्स दिए हुए हैं उनसे कोरिलेट करके आप अपने मॉलिक्यूल का स्कैन करें। वो जिस वाइब्रेशनल एनर्जी पे आपको पीक देता है उस पीक को आप कोरिलेट कर लें अपने जो ऑलरेडी गिवन टेबल है, कि फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ सी एच ग्रुप, ये इस एनर्जी पे इस वेवलेंथ पे वाइब्रेशनल एनर्जी शो करता है, वो उससे आप कोरिलेट करके अपने मॉलिक्यूल की इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। एसेंशियल रिक्वायरमेंट आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए क्या है, जैसे आपके पास अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या था कि आपके पास कॉन्जुगेशन लाजमी होनी चाहिए, डबल बॉन्ड लाजमी हो। अगर आपके पास डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन नहीं है, वो अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन में आपको एब्जॉर्प्शन नहीं देगा। इसी तरह से आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की भी एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, क्या है, कंपाउंड शुड हैव अ डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट क्या होती है, नेट पोलैरिटी इन अ मॉलिक्यूल, नेट पोलैरिटी अक्रॉस द टू एटम्स, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कितना है, या इलेक्ट्रॉन इन अ बॉन्ड नॉट शेयरिंग इक्वली। जब भी किसी भी बॉन्ड के दरमियान में, फॉर एग्जांपल कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, उनके दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर इक्वली शेयर नहीं है तो उनके अक्रॉस द बॉन्ड क्या होगा, चार्जेस पोल डेवलप हो जाते हैं, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अपनी तरफ को खींच लेगा, तो जब ज़्यादा अपनी तरफ को खींच लेगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन की नहीं होगी, तो अक्रॉस द बॉन्ड पोल्स डेवलप हो जाते हैं। वो पोल डेवलप होने की वजह से डाइपोल मूवमेंट जनरेट होता है। जिस भी कंपाउंड में डाइपोल मूवमेंट होगा वो कंपाउंड आपका वो इसेंशियल रिक्वायरमेंट है आपकी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। अगर कंपाउंड में डाइपोल मूवमेंट नहीं है, वो इक्वली शेयर उसके अंदर बॉन्ड मौजूद है, उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आप बॉन्ड में इक्वली शेयर्ड है, उनमें नेट पोलैरिटी नहीं है, अक्रॉस द बॉन्ड्स पोल डेवलप नहीं है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस नहीं है, पोलर बॉन्ड नहीं है, तो वो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिटेक्ट नहीं हो सकता। दैट कंपाउंड डज नॉट, दोज कंपाउंड दैट डज नॉट हैव द डाइपोल मूवमेंट, दे विल बी कॉल्ड एज आईआर इनएक्टिव, यानी कि वो कंपाउंड आईआर इनएक्टिव है, आईआर रीजन में वो वाइब्रेशनल एनर्जी शो नहीं करेंगे जो भी बॉन्ड्स डाइपोल मूवमेंट नहीं रखते। डाइपोल मूवमेंट आई होप क्लियर हो गया होगा। नेट पोलैरिटी इन अ मॉलिक्यूल, यानी कि अक्रॉस द बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड है, जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होते हैं वो क्या करते हैं, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। जब अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो क्या हो जाएगा, आपके पास पोल्स डेवलप हो जाएंगे। जो पोल्स डेवलप होंगे वो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव होंगे, जिस भी तरफ को ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींच रहा होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। तो इस तरह के कंपाउंड्स आपके पास आईआर रीजन में वाइब्रेशनल एनर्जी शो करेंगे। टू कंपाउंड्स विल नेवर हैव द सेम आईआर स्पेक्ट्रा, कभी भी दो कंपाउंड सेम आईआर स्पेक्ट्रा नहीं रख सकते। आइदर अगर उनमें सेम फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद होगा, हर चीज़ सेम मौजूद होगी, लेकिन फिर भी उनकी अगर
जस्ट इनेंशियोमर जो आपके पास होते हैं, जो कि आपके पास क्या है, मिरर इमेजेस है, सिर्फ वो आईआर स्पेक्ट्रा है। उसके अलावा कभी भी कोई भी जो कंपाउंड है वो सेम फंक्शनल ग्रुप अगर है, फॉर एग्जांपल आपके पास है मीथेन है, मीथेन की चेन है, मीथेन का मॉलिक्यूल है, मिथाइल अल्कोहल है और इथाइल अल्कोहल है। ऑल्दो दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप है, दोनों में अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन मिथाइल और इथाइल क्योंकि कार्बन चेन अलग अलग है उसकी वजह से डिफरेंट आईआर स्पेक्ट्रा मिलेगा। कभी भी दो कंपाउंड अगर उनमें सेम फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद होगा लेकिन फिर भी उनका आईआर स्पेक्ट्रा उनके फिंगरप्रिंट रीजन में, अभी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे फिंगरप्रिंट रीजन क्या है, सेम फंक्शनल ग्रुप रखने वाले कंपाउंड का भी फिंगरप्रिंट रीजन डिफरेंट होता है। फिंगरप्रिंट रीजन डिफरेंट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके पास आप उन दो कंपाउंड को डिफ्रेंशिएट इजीली कर सकते हैं। सिर्फ जो एनेंशियोमर्स हैं, यानी कि जो आपस में मिरर इमेजेस हैं, उनका केमिकल स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वो सेम है, जस्ट वो सेम आईआर स्पेक्ट्रा रखते हैं। कोई भी कंपाउंड है उसमें सेम फंक्शनल ग्रुप है लेकिन उसकी कार्बन चेन डिफरेंट है, जैसे मैंने एग्जांपल दी, आपके पास इथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल है, प्रोपाइल अल्कोहल है, ऑल्दो उनमें सेम फंक्शनल ग्रुप है। हम कह रहे हैं कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन हो रहा है, लेकिन क्योंकि उनका बाकी स्केलेटल कंपाउंड का वो डिफरेंट है तो उनका फिंगरप्रिंट रीजन में लाजमी डिफरेंट होगा, मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल में, इथाइल अल्कोहल से प्रोपाइल अल्कोहल में। फंक्शनल ग्रुप की हाँ ठीक है, एक सिंगल ही पीक आएगी, अल्कोहल की OH की पीक आ रही होगी, वो एक ही रीजन में आ रही होगी तीनों कंपाउंड में, लेकिन उनके फिंगरप्रिंट रीजन में लाजमी डिफरेंस आ रहा होगा। सिर्फ जो इनेंशियोमर्स हैं जो कि मिरर इमेज होती हैं, दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, उनमें सेम स्केलेटल है, सेम फंक्शनल ग्रुप है, सिर्फ उनका आईआर स्पेक्ट्रा सेम है। आप इनेंशियोमर को डिफ्रेंशिएट, जैसे हमारे पास अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में था कि हम उसमें आपके जो आइसोमर्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि वो डिफरेंट लैम्डा मैक्स पे अब्जॉर्प्शन देते हैं, लेकिन एनेंशियोमर्स आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिफ्रेंशिएट नहीं की जा सकते क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप सेम है, उनका स्केलेटल सेम है, तो वो फिंगरप्रिंट रीजन और आपके डायग्नोस्टिक रीजन दोनों रीजन में सेम उसकी पीक देंगे। ये आपके पास दो बेसिक रिक्वायरमेंट तो डायपोल मूवमेंट की है। दूसरा जो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का वो ये है कि कभी भी दो कंपाउंड सेम आईआर स्पेक्ट्रा नहीं देंगे, ऑल्दो दे हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप, बाकी उनका स्केलेटल डिफरेंट है तो उनका फिंगरप्रिंट रीजन में लाजमी डिफरेंस होगा। रेंजेस ऑफ आईआर स्पेक्ट्रम, आईआर स्पेक्ट्रम की क्या रेंज है, जैसे अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक पूरी रेंज थी, उसी तरह से वो 200 to 800 नैनोमीटर का जो रीजन है वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का है। इसी तरह से आईआर स्पेक्ट्रम भी उसमें अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी दो पोर्शन में डिवाइडेड है, अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल 200 to 400 इज अल्ट्रावायलेट एंड 400 to 800 इज विजिबल रीजन। इसी तरह से हमारे पास आईआर रीजन भी जो है वो 3 पोर्शंस में डिवाइडेड है, नियर आईआर, मिड आईआर एंड फार आईआर। अच्छा, आईआर स्पेक्ट्रम जो है हमारे पास, वहाँ पे यूवी स्पेक्ट्रम ठीक है हमारे पास वेव लेंथ में आता था, लेकिन आईआर स्पेक्ट्रम हमारे पास वेव नंबर में आता है। तो हमारे पास, इसलिए मैंने यहाँ पे आगे वेव नंबर में भी रेंजेस को डिवाइड करके कन्वर्ट करके लिख दिया हुआ है। नियर आईआर का जो रीजन है वो 0.8 to 2.5 माइक्रोमीटर का है, जो कि 12,500 to 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स, जो कि वेव नंबर है। वेव नंबर निकालने का क्या तरीका था, हमने फर्स्ट अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जब पढ़े थे तो तब मैंने आपको बताया था कि वेव लेंथ से वेव नंबर कैसे निकालते हैं। वेव लेंथ म्यू बार इज इक्वल टू 1/लैम्डा, लैम्डा क्या है, वेव लेंथ है। तो जो अब ये 0.8 को माइक्रोमीटर है तो सेंटीमीटर में पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, माइक्रोमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁴ का से मल्टीप्लाई करना होता है, तो -4 का एक्सपोनेंट इसमें ऐड होगा, तो जब 0.8 माइक्रोमीटर को आप कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में और देन उसको 1/लैम्डा में के फॉर्मूले में पुट करके आप उसका म्यू बार वेव नंबर निकाल लेंगे, जो कि है 12,500। ये हमने इसका न्यूमेरिकल भी लास्ट टॉपिक में कवर कर चुके हैं, तो वो यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से ये कन्वर्जन हुई है। लेकिन नियर आईआर का जो रीजन है वो 12,500 to 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स
का है, मिड आईआर का रीजन है 4000 टू 400 सेंटीमीटर। बेसिकली मिड आईआर रीजन जो है ये हमारा डायग्नोस्टिक रीजन होता है, और इसी रीजन के अल्ट्रावायलेट विजिबल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक मौजूद है। अभी कुछ लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं जो कि नियर आईआर रीजन को फोकस करते हुए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डेवलप हुए हैं, लेकिन जो कन्वेंशनल जो कि अब तक यूज़ होती आ रही है, या अभी भी बहुत सारी जगहों पर जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो टेक्निक यूज़ हो रही है वो मिड आईआर रीजन को यूज़ करते हुए हो रही है। अच्छा, कुछ बुक्स में यहाँ पे इसके जो मिड आईआर का रीजन है वो 2.5 टू 15 माइक्रोमीटर का है, कुछ में 2.5 टू 25 माइक्रोमीटर का, कुछ में 2.5 टू 30 माइक्रोमीटर का। तो वो डिफरेंट है, लेकिन जो मैंने अब तक जो अपनी प्रैक्टिस में देखा है तो वो 2.5 टू 25 माइक्रोमीटर का ही हमने स्पेक्ट्रा नोट करते हुए देखा है मिड आईआर रीजन का, जो कि 4000 टू 400 सेंटीमीटर इनवर्स का रीजन बनता है इन द टर्म्स ऑफ वेव नंबर। फार आईआर रीजन जो है वो 25 टू 200 माइक्रोमीटर है, जो कि और कुछ बुक्स में ये 1000 माइक्रोमीटर भी लिखा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में 25 टू 200 माइक्रोमीटर का रीजन है। फार आईआर का रीजन वो है 400 टू 50 सेंटीमीटर। वो हमारा पर्पस नहीं है डायग्नोस्टिक का, लेकिन नियर आईआर के कुछ स्पेक्ट्रो इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं। मिड आईआर के तो बहुत सारे, मतलब जो कन्वेंशनल बहुत देर से जो टेक्निक चली आ रही है और मिड आईआर रीजन को फोकस करते हुए चलती आ रही है, तो हम भी जो एनालिसिस जो भी स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन करेंगे वो मिड आईआर रीजन को ही फोकस करते हुए करेंगे। अच्छा, मैंने लास्ट स्लाइड में आपसे जिक्र किया था कि चाहे आपके कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप सेम भी हो, लेकिन वो फिंगरप्रिंट रीजन में डिफरेंट होगा। तो फिंगरप्रिंट रीजन कौन सा है? 400 से 3000 सेंटीमीटर इनवर्स का जो रीजन है वो फिंगरप्रिंट रीजन कहलाता है, और 1300 से 4000 सेंटीमीटर का जो रीजन होता है वो फंक्शनल ग्रुप का रीजन कहलाता है। यानी कि जो मेनली फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो 1300 से 4000 के रीजन में उनकी बीक्स आती हैं। 400 से 1300 का जो रीजन है वो बेसिक स्केलेटल जो आपका स्ट्रक्चर का होता है उसकी पीक्स इसमें आ रही होती हैं। और हम किसी भी कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन के लिए, जैसे कि हमारे पास अल्केन वगैरह हैं, इनकी तो ख़ास तौर पे आइडेंटिफिकेशन के लिए हम फिंगरप्रिंट रीजन, क्योंकि अल्केन्स में आपके पास जो स्ट्रक्चर जो चेन है उसमें आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं अल्केन में, तो अल्केन की आइडेंटिफिकेशन के लिए फिंगरप्रिंट रीजन ही फोकस किया जाता है उनकी स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन के लिए। प्रिंसिपल अगर हम देखें अपना आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, द मॉलिक्यूल कैन एब्जॉर्ब द एनर्जी कंटेन इन द इंसिडेंट लाइट, यानी कि इंसिडेंट लाइट में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेंज की आईआर रीजन की लाइट मौजूद है, वहाँ से जो लाइट इमिट होगी आपका मॉलिक्यूल उसको एब्जॉर्ब करेगा, एंड द रिजल्ट इज़ फास्टर रोटेशन और मोर प्रोनाउंस वाइब्रेशन। उसकी वजह से क्या होगी, आपका जो ऑलरेडी मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड्स के दरम्यान में जो वाइब्रेशनल या रोटेशनल एनर्जी मौजूद है वो उसको फास्टर कर देगी अपॉन गेटिंग एक्साइटेड, कि वो एक्साइट होकर वो रोटेशन या वो जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो उसको बढ़ा देगी। बॉन्ड अगर हम इसको समझने के लिए कहेंगे वो किस तरह से है, तो बॉन्ड बिटवीन द एटम इज स्प्रिंग विच आइदर बेंड और स्ट्रेच। दो जो बॉन्ड हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान का जो बॉन्ड है जिस से वो इलेक्ट्रॉन वो आइदर कोवलेंट है, या आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन में कार्बन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन में कोवलेंट बॉन्ड है। तो वो जो हम लाइंस जो ड्रॉ करके डिपिक्ट करते हैं कि ये बॉन्ड है, अगर हम इनको समझने के लिए, इसकी वाइब्रेशनल एनर्जी को समझने के लिए, इसकी रोटेशनल एनर्जी को समझने के लिए हम अगर समझें, तो वो जो बॉन्ड के जो दो एटम्स के दरमियान का जो है वो एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, वो या तो बेंड होगा या स्ट्रेच होगा। स्प्रिंग आपको पता है उस पर एनर्जी दी जाती है, तो वो या तो बेंड हो जाता है या स्ट्रेच हो जाता है। तो टू टाइप्स ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशनल हमारे पास मौजूद है, जिसमें स्ट्रेचिंग है जो कि सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल है, और बेंडिंग है। बेंडिंग की भी 4 टाइप्स हैं जो कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। मेनली क्या हो रहा है, आपके पास आपका मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल में आपके पास क्या होगा, वो उसमें आके इंसिडेंट लाइट से आईआर रीजन की लाइट उस पर इंटरेक्ट करेगी, उसकी जो वाइब्रेशनल या रोटेशनल एनर्जी है उसको एक्साइट कर देगी, और उसकी वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी को फास्टर अप कर देगी, और वो ज़्यादा इंटेंसिटी से रोटेट और वाइब्रेट होगा, जो कि करेक्टरिस्टिक है फॉर द एवरी स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जो फंक्शनल
फंक्शनल ग्रुप है जो कार्बोनाइल बॉन्ड है, उसकी एक स्पेसिफिक वाइब्रेशनल एनर्जी है, यानी कि वो उस स्पेसिफिक वेव नंबर पे ही जाके वाइब्रेट करेगा। कार्बन का ऑक्सीजन के साथ है, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ है, कार्बन जहाँ पे भी आपके पास डाइपोल मूवमेंट है, आपके पास कार्बन का नाइट्रोजन के साथ है, या कोई और से भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनमें डाइपोल मूवमेंट है और उनमें वो एनर्जी आके उनसे इंसिडेंट करती है, वो वाइब्रेट, उसकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है, उसकी रोटेशनल या वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाती है। वो वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या होगा आपके पास, उसको हम नोट कर लेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से, जिसकी वजह से हम उसमें मौजूद फंक्शनल ग्रुप को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर फंक्शनल ग्रुप एक स्पेसिफिक वेव नंबर पर ही जाके वाइब्रेशनल एनर्जी शो करता है अपॉन इंसिडेंट ऑफ अ आईआर रीजन लाइट। अब हम इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग को। स्ट्रेचिंग सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या है, स्ट्रेचिंग इज द चेंज इन लेंथ ऑफ बॉन्ड। क्या हो रहा है स्ट्रेचिंग, चेंज इन द लेंथ ऑफ बॉन्ड आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कार्बन है, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, ये डिफरेंट डाइपोल मूवमेंट है क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, और ये जो बॉन्ड है ये बीच में स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर ये या तो क्या होगा, स्ट्रेचिंग में अगर आपके पास क्या है, हमारे पास हम क्या बोले, चेंज इन द लेंथ ऑफ द बॉन्ड। ये जो लेंथ है आपकी, इसका जो चेंज होगा वो स्ट्रेचिंग कहलाएगी। अब वो कौन सी हमारे पास दो टाइप्स हैं स्ट्रेचिंग की, आइदर सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में क्या, बॉन्ड बोथ द बॉन्ड लेंथ आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, या तो ये बॉन्ड लेंथ दोनों इंक्रीज हो रही होंगी या डिक्रीज हो रही होंगी, दोनों में सेम पैटर्न अगर होगा तो वो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होगी। एसिमेट्रिकल क्या है, वन बॉन्ड लेंथ इज इंक्रीज एंड अदर लेंथ इज डिक्रीज, यानी कि कार्बन का ये वाला जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है इसकी तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, और ये वाला जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है, या इसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है और इस वाले की बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है, तो ये एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग कहलाएगी। तो स्ट्रेचिंग क्या है कि जब भी आपके कंपाउंड में जो भी डाइपोल मूवमेंट जिस भी बॉन्ड में मौजूद है जो कि आईआर एक्टिव है, जब वो वाइब्रेशनल एनर्जी उस पर पड़ेगी, सॉरी उस पर आईआर रीजन की एनर्जी इंसिडेंट करेगी, उस कंपाउंड की वाइब्रेशनल एनर्जी को वो बढ़ा देगा। बढ़ाने की वजह से क्या होगा, उसकी या तो उसमें क्या होगी, उस बॉन्ड में स्ट्रेचिंग होगी, स्ट्रेचिंग बॉन्ड में, यानी कि जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है उसमें जो स्ट्रेचिंग हो रही है, लेंथ ऑफ बॉन्ड चेंज हो रही है, वो या तो बढ़ रही है या कम हो रही है। अब ये बढ़ कैसे रही है, उसमें दो टाइप्स है, सिमेट्रिकल, जब दोनों तरफ की जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, दोनों सिचुएशन हो सकती हैं, लेकिन दोनों में पैटर्न सेम होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखें, दोनों में, ये कार्बन है ये हाइड्रोजन है, दोनों में पैटर्न सेम होना चाहिए, ये लेंथ या तो बढ़ रही हो या कम हो रही हो, या ये सिमेट्रिकल कहलाएगा। और अगर एक लेंथ बढ़ रही है एक कम हो रही है, या इस साइड पे लेंथ बढ़ रही है और इस साइड पे कम हो रही है, तो आपके पास एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होगी। सेकेंड हमारे पास जो टाइप है वो है बेंडिंग वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। बेंडिंग टाइप क्या है, चेंज इन द एंगल ऑफ बॉन्ड, यानी कि जो कार्बन का हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है वो किस एंगल पे बने हुए हैं, वो अगर चेंज हो रहा होगा, उसमें कुछ डिफरेंस आ रहा होगा, तो वो बेंडिंग कहलाती है। बेंडिंग की 4 टाइप्स है हमारे पास, सिजरिंग, रॉकिंग, वेगिंग एंड ट्विस्टिंग। फर्स्ट टाइप जो आपके पास बेंडिंग की है वो है सिजरिंग टाइप। सिजरिंग जैसे कि नाम से भी आपके पास जाहिर है, सिजर की तरह, जैसे सिजर्स के 2 पार्ट या तो करीब आते हैं या दूर जाते हैं, तो जब ये करीब आ रहे होंगे यानी कि इनके दरमियान का एंगल कम हो रहा है, वो कहलाएगी सिजरिंग। सिजरिंग एंगल बिटवीन द 2 bonds of the carbon atom when decrease, that bending type will be called as scissoring bending type. Scissoring and rocking दोनों आपके पास
सेम प्लेन पर होगी, यानी कि वो अवे फ्रॉम द प्लेन, यानी कि अगर प्लेन के ऊपर रख के देखें तो वो आपस में ही, मतलब सॉरी, एक प्लेन पर ही होंगी, अवे फ्रॉम द प्लेन, यानी कि पेज से बाहर नहीं होंगी। सिजर जैसे आप अगर पेपर पे रख के देखें तो वो करीब आ रही है, दूर जा रही है, इसी तरह से रॉकिंग, अगर जो रॉकिंग चेयर है वो आगे जा रही है या पीछे जा रही है, तो रॉकिंग आपके पास व्हेन गो फॉरवर्ड एंड व्हेन कम बैकवर्ड, ये टाइप के लाएगी रॉकिंग, जब आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, और जिसमें दोनों बॉन्ड एंगल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और वो सेम डायरेक्शन में बेंड हो रहे हैं, तो वो टाइप के लाएगी रॉकिंग, जैसे रॉकिंग चेयर से काम करती है। सिजरिंग एंड रॉकिंग दोनों को आप नाम से भी समझ सकते हैं इजीली, जैसे सिजर काम करती है ऐसे सिजरिंग, जैसे रॉकिंग का ऑपरेशन है वैसे रॉकिंग। जब बॉन्ड एंगल रॉकिंग की तरह या तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव कर रहा होगा, दैट टाइप विल बी कॉल्ड एज रॉकिंग। थर्ड आपके पास जो टाइप है वो है वेगिंग। वेगिंग और जो ट्विस्टिंग है, ये दोनों टाइप्स अवे फ्रॉम द प्लेन, यानी कि प्लेन से बाहर, यानी कि अगर पेपर पे रख के देखें, अगर पेपर पे कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बना हुआ है तो वो या तो आपकी तरफ या अवे पेपर से इनसाइड डाउनवर्ड, इस तरह से अगर जब उनकी बॉन्ड एंगल डिफरेंट हो रहे होंगे तो वो टाइप कहलाएगी वेगिंग टाइप। वेगिंग में आपके पास क्या है, जब दोनों बॉन्ड एंगल आपकी तरफ बाहर को आ रहे हैं, और ट्विस्टिंग जबकि एक इनसाइड द प्लेन और एक आउटसाइड द प्लेन दोनों इस तरह से डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, वो टाइप कहलाएगी ट्विस्टिंग। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो भी दिखाती हूँ जिससे आप ये टाइप्स, ये 3D डायमेंशन है इन सारी टाइप्स का, सिमेट्रिकल अगर आप स्ट्रेचिंग देखें दोनों में आपके पास या तो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में क्या हो रहा है, देखें या तो दोनों बाहर को जा रहे हैं या दोनों अंदर को आ रहे हैं। एसिमेट्रिकल में रिवर्स हो रहा है, यहाँ एक बाहर को है एक अंदर को है, ये एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है। रॉकिंग या तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड लेंगे, दोनों में सेम डायरेक्शन में हो रही है रॉकिंग। वेगिंग में अवे फ्रॉम द प्लेन या टुवर्ड्स द प्लेन। ट्विस्टिंग में एक अवे फ्रॉम द प्लेन है और एक टुवर्ड्स द प्लेन है, दोनों वाइस वर्सा जब हो रही हैं तो वो ट्विस्टिंग टाइप कहलाएगी। और सिजरिंग, जैसे आपके पास सिजर काम करती है उस तरह से जब आपके पास बॉन्ड एंगल चेंज हो रहे होंगे, ये सिजरिंग टाइप कहलाएगी। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज टॉपिक। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन एंड उसकी प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल और बेसिक जो आपके पास उसमें एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी जो डिफरेंस उसमें होता है, जिस तरह से वो स्ट्रेच या बेंड होती है, ये सारा हम आपको होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी हो, तो यू कैन आस्क मी आइदर ऑन व्हाट्सएप और LMS। मैं उसमें आज IR का फोरम भी जनरेट कर दूंगी। अच्छा, मॉर्निंग क्लास से मुझे कहना है कि उनकी तरफ से कोई फीडबैक नहीं आ रहा। इवनिंग से बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, वो क्वेश्चन भी करते हैं, वो चीज़ों को हाईलाइट भी करते हैं। समहाउ कभी होता है टेक्निकल इश्यूज कुछ हो जाते हैं, और दूसरा मैं भी इस सिस्टम से इतनी फेमिलियर नहीं हूँ, कभी बोलने में कुछ गलती हो जाती है एंड दे पिक दैट मिस्टेक। मतलब मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब मैंने जो कोई एक दो बोलने में कुछ मिस्टेक कर दी तो उन्होंने उसको पिक किया और मैं उसको सही कर पाई, वरना वो रह जाती। इस तरह का मॉर्निंग से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। सो मॉर्निंग क्लास प्लीज़ बी अटेंटिव, आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पूरा टाइम, ये सारी जो क्लासेस आपको अभी पढ़ाई है, जो पूरा कंटेंट आपको अभी पढ़ाया जा रहा है, आप इस ख्याल में हरगिज़ मत रहेंगे जब यूनिवर्सिटी खुलेगी तो ये सब कुछ आपको रिवाइज करा दिया जाएगा या इस तरह का कुछ भी होगा, आपसे डायरेक्ट पेपर लिए जा सकते हैं, और अगर आपने समझा हुआ सही नहीं होगा तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। सो बी अटेंटिव एंड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी पोस्ट कर सकते हैं, और LMS पे भी मैं IR का फोरम जनरेट कर दूंगी, उस पर भी आप क्वेश्चन राइज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।